18 मुकेश अंबानी के समूह का चैनल है। मुकेश अंबानी के बच्चे बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके चैनल पर अमन चोपड़ा आपके बच्चों में जहर भर रहा है। मुकेश अंबानी को कहना चाहिए कि क्या वे इस एंकर की भाषा को मंजूर करते हैं। उनका एक जवाब हो सकता है कि वे पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर यह पत्रकार के काम में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये तब भी चुप रहते हैं जब मणिपुर की 2 महिलाओं को नंगा घुमाने का वीडियो आता है। इन्हें पता है कि चेतन सिंह को हत्यारा बनाने के पीछे जो सोच है उसके प्रसार में एक हद तक ऐसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग उस गोदी मीडिया के खिलाफ भी नहीं बोलते जो दिन रात एंटी मुस्लिम नफरत फैलाता रहता है, जिसकी बात रेलवे सुरक्षा बल का जवान चेतन सिंह भी करने लगा। 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल का एक एंकर अमन चोपड़ा हरियाणा के नूह में हुए सांप्रदायिक तनाव को लेकर जिस तरह से ट्वीट करता है, जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, हम तो उसे यहां दोहरा भी नहीं सकते। अमन चोपड़ा नाम के इस एंकर की भाषा आप ठीक से सुनिए। हाउसिंग सोसाइटी के कई अंकिलों की भाषा से मिलती जुलती सुनाई देगी। इससे नाराज होकर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर इस चैनल के शीर्षक पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए, फिर चैनल से पूछिए क्या है उनका परमानेंट इलाज। गूगल कीजिए किसने कहा था फाइनल सॉल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की रेलगाड़ी में हत्या को भी याद रखिए। इस चैनल और एंकर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए। परमानेंट इलाज जैसी भाषा के बारे में राहुल देव ने बता दिया कि कहां से आ रही है, लेकिन सोचिए, अमन चोपड़ा देश के सबसे सफल और ताकतवर उद्योगपति मुकेश अंबानी के चैनल में काम करता है। यह अपने आप में रहस्य है कि उनके जैसा उद्योगपति इस तरह के एंकर को कैसे रखता है। राहुल देव ने जब चेतावनी दी तो अमन चोपड़ा ने और साफ किया कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे हैं। यह वो इरादा है जिसे दुनिया में किसी भी चैनल पर प्रसारित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कई जगहों पर तो कानूनन रोक है, मगर अमन चोपड़ा राहुल देव पर पलटवार करता है और ट्वीट में लिखता है, राहुल सर प्रणाम, आज उन्हीं 90 लाख यहूदियों का देश इजराइल दुश्मनों के घर में घुसकर उनका परमानेंट इलाज करता है, जिससे भी कुछ बारूदी बुद्धिजीवियों को पीड़ा पहुंचती है। पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज के विचार से आपको कष्ट का कारण क्या है। समाज का हर वर्ग पत्थरबाजी वाली इस नई महामारी का फाइनल सॉल्यूशन चाहता है। एक डीएसपी के सिर में गंभीर चोट, इंस्पेक्टर के पेट में गोली, एक जवान की मौत और दर्जन भर जख्मी हैं। पत्थरबाजों को कवर फायर देने की आपकी मजबूरी समझ नहीं आई। यह एंकर अपने सीनियर और एक तरह से मेंटोर से भी ट्रोल की भाषा में बातें कर रहा है। अंत में राहुल देव थक गए और इतना ही लिखा कि तुम और तुम्हारे वैचारिक साथी पत्रकार मेरे लिए पत्रकारिता का कलंक हो। अमन, परमानेंट कुछ नहीं होता, न मनुष्य की स्थितियां, एक ही तत्व चिरस्थायी है, पर वह घृणा से परे है। आज की तारीख में गोदी मीडिया नफरत पैदा करने की ऑफिशियल फैक्ट्री बन चुका है। चैनलों पर नजर रखने वाली संस्था NBSA ने इस अमन चोपड़ा को पहले भी फाइन किया है। इसी 27 फरवरी 2023 को NBDSA ने न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित होने वाले एंकर अमन चोपड़ा के प्रोग्राम पर 25,000 और 50,000 का जुर्माना लगाया था। अपने फैसले में NBDSA ने कहा था कि चोपड़ा ने एक तरफा होने की सीमा पार कर दी, सांप्रदायिक विभाजन फैलाने के लिए बयान दिए, गुजरात की एक घटना को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने लगा। जिस तरह से डिबेट किया गया वह निंदनीय था। यह लिखा था कि NBDSA ने अपने फैसले में और कहा कि चैनल अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने YouTube चैनल से दोनों कार्यक्रम के वीडियो हटा दे। न्यूज 18 मुकेश अंबानी के समूह का चैनल है। मुकेश अंबानी के बच्चे बिजनेस में कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके चैनल पर अमन चोपड़ा आपके बच्चों में जहर भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जनवरी में ऐसे एंकरों के बारे में साफ कहा कि ऐसे नफरती एंकरों को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता है, यानी क्यों नहीं हटाया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी है। अमन चोपड़ा को नहीं पता होगा, लेकिन रिलायंस धीरूभाई अंबानी चेयर के प्रोफेसर का नाम थॉमस ब्लूम हैंसन है। ये हिंदू राष्ट्रवाद के विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने अपने काम में इसके खतरों को रेखांकित किया है, काफी आलोचना भी की है। उन्होंने भारत में बहुत काम किया है। इनकी 2 किताबों के नाम हैं
द सैफरन वेव, डेमोक्रेसी एंड हिंदू नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, और दूसरी किताब का नाम है वेजेस ऑफ वायलेंस, नेमिंग एंड आइडेंटिटी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल बॉम्बे। यह मत समझिएगा कि इस चेयर के प्रोफेसर की नियुक्ति अंबानी समूह ने की है, जरूर फंड दिया होगा इस सेंटर को, तभी इसका नाम रिलायंस धीरूभाई अंबानी चेयर है। अमन चोपड़ा प्रोफेसर थॉमस ब्लूम हैंसन का काम ही पढ़ लेंगे तो खुद ही अंबानी के चैनल से इस्तीफा देकर निकल जाएंगे। लेकिन मुकेश अंबानी को कहना चाहिए कि क्या वे इस एंकर की भाषा को मंजूर करते हैं। उनका एक जवाब हो सकता है कि वे पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर यह पत्रकार के काम में हस्तक्षेप नहीं होगा जब एंकर उनके चैनल से किसी समुदाय को ललकारने लगे, नरसंहार की बात करने लगे, हिंसा का आह्वान करने लगे, तो उन्हें खुद ही अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। जब उनके चैनल का एंकर अपने ट्वीट में नरसंहार को सही ठहराने लगे तब बिल्कुल ही हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या अंबानी जैसे ताकतवर उद्योगपति अमन चोपड़ा के सामने इतने लाचार हैं कि वह अपनी गलतियों में सुधार भी नहीं कर रहा है, बार बार दोहराता जा रहा है। अंबानी के चैनल के एक और एंकर ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इन एफआईआर को खारिज करने से मना कर दिया। एंकर ने तब कहा था कि उसकी जुबान फिसल गई थी और वो खेद व्यक्त करता है। इन एंकरों के कार्यक्रमों के टाइटल देखिए, शीर्षक देखिए, डिबेट के दौरान स्क्रीन पर जो लिखा आता है उसे पढ़िए। दुनिया को जब पता चलेगा कि मुकेश अंबानी के चैनल का एंकर अपने प्रोग्राम में हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, सही ठहराता है, यहूदियों के नरसंहार के लिए इस्तेमाल फाइनल सॉल्यूशन की तरह परमानेंट इलाज लिखता है, अपने ट्वीट में यहूदियों के नरसंहार को सही ठहराता है, तो उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी में आप यहूदियों के खिलाफ नरसंहार को सही ठहराएंगे, स्वीकृति भी देंगे तो सजा मिलेगी। वहां ऐसा कानून है और ये ऐसा करना अपराध है। जर्मनी में पहले से कानून है कि यहूदियों के नरसंहार को सार्वजनिक स्वीकृति देना या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ हेट स्पीच देना दंडनीय अपराध है। पिछले साल इस कानून में संशोधन कर यह भी जोड़ा गया कि दूसरे देशों में जो नरसंहार हुआ है उसे भी सही नहीं ठहरा सकते। यह खबर डोइचे वेले की है, जो जर्मनी का समाचार समूह है। आप इसकी हिंदी वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़िए। पिछले साल यानी 25 नवंबर 2022 को जर्मनी की संसद में एक कानून पास हुआ। लिखा है कि यूक्रेन के बुचा में कथित युद्ध अपराध, यजीदी का नरसंहार, चीन में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकार हनन के मामलों को कुछ लोग नकारते रहते हैं या कम बताते हैं। जर्मनी में कानून बनाने वाले अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सार्वजनिक शांति को भंग करने या घृणा फैलाने जैसे कृत्यों को नकारने को कानूनी तौर पर दंडात्मक बनाना चाहते हैं। नए संशोधन में सेक्शन 130 के पैराग्राफ 5 के तहत युद्ध अपराधों और नरसंहारों की सहमति, इनकार और इन्हें मामूली बताने को एक आपराधिक कृत्य माना गया। इससे पहले यह केवल हॉलोकॉस्ट तक ही सीमित था। भारत में तो एक मंत्री ने नारा लगा दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो, प्रमोशन हो गया। एक सवाल कीजिए, क्या मुकेश अंबानी को किसी चीज की कमी है? फिर उनकी क्या मजबूरी है कि वे इस तरह के नफरती एंकर को रखते हैं, जिसके बारे में एनबीडीएसए ने साफ साफ कहा है कि एक तरफा होने की इसने सीमा पार कर दी है। इसके बाद भी हरियाणा की घटना के संदर्भ में उसके ट्वीट भयंकर हैं। कम से कम विपक्ष के नेताओं को मुकेश अंबानी के पास ही जाना चाहिए कि उनका चैनल नफरत क्यों फैला रहा है। गोदी मीडिया आपके मासूम बेटों और रिटायर्ड घर वालों के दिमाग में जहर भर रहा है। इसे देखना तुरंत बंद कीजिए। विपक्ष को चाहिए कि जनता के बीच जाकर इस गोदी मीडिया के बारे में बताए, लेकिन विपक्ष के नेता भी इन्हीं गोदी चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे साफ होता है कि ना तो इन्हें अपनी लड़ाई की समझ है और ना ये गंभीरता से लड़ना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार चेतावनी दी कि टीवी नफरत फैला रहा है, मगर उन्हीं टीवी चैनलों पर उनकी पार्टी के प्रवक्ता नजर आते हैं। विपक्ष के कई नेता आतुर रहते हैं कि कब बुलावा आ जाए, उन चैनलों पर इंटरव्यू हो जाए। इस तरह से राजनीतिक दल नफरती कारोबारियों के साथ सहज रिश्ता बनाने लग जाते हैं। इन नेताओं को किसान आंदोलन से सीखना चाहिए, जिसने 1 साल आंदोलन किया और खुलेआम बोर्ड पर लिखकर टांग दिया कि गोदी मीडिया बाहर जाए, हमें यह मीडिया नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है कि भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं।
24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। जयराम रमेश ने भी कहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा की गई नृशंस हत्याएं मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा निर्मित उग्र और विभाजनकारी वातावरण का परिणाम है। नफरत का जिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है। सवाल है कि जयराम रमेश की पार्टी इन गोदी चैनलों के करीब क्यों जाती है? उनके पास इस नफरत से लड़ने का क्या राजनीतिक प्रोग्राम है? सरकार एक्शन नहीं लेती है, विपक्ष क्यों नहीं कुछ करता है? कुछ महीने पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच एक याचिका सुन रही थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुदर्शन टीवी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उसके कुछ कार्यक्रमों में मुसलमानों के खिलाफ नफरती बातें कही गई हैं। तब कोर्ट ने कहा कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है? क्या किसी एंकर को हटाया गया है? याचिकाओं में भी मांग की गई थी कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश भी तैयार हो। आज तक कुछ नहीं हुआ, आज भी यह सब जारी है। इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा की बेटी पूजा मीणा का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता की हत्या इस तरह से कर दी गई। चेतन सिंह के भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है। हाथरस का रहने वाला है। पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। नफरत ने एक पिता को हत्यारा बना दिया, इन 2 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। ये हाउसिंग सोसाइटी के बच्चे नहीं हैं, वरना सारे अंकिल इस वक्त रोड पर निकल आते और इस घटना के खिलाफ थाली बजा रहे होते। कादर भानपुर वाला नाला सोपारा के रहने वाले थे। नाला सोपारा में जाने माने व्यक्ति थे। 20 साल से अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते थे। छोटे बच्चों के सामान की दुकान चलाते थे। जयपुर के असगर अली अब्बास चूड़ियों की दुकान चलाते थे। 5 बच्चे हैं। इन सभी के बच्चों को नफरत की राजनीति ने अनाथ कर दिया। गोदी मीडिया के दर्शकों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इन चैनलों को देख देख कर समाज के बीच कई लड़कों को दंगाई बना दिया। यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती है। ऐसी घटनाओं से ही चुनाव का माहौल बनता है। आप वोटर बनकर सरकार का हिसाब नहीं करते, बल्कि धर्म के रक्षक बनकर ऐसी घटनाओं के समर्थन में लगा दिए जा रहे हैं भीड़ की तरह। हम गुरुग्राम के आसपास की हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो गुरुग्राम कुछ दिन पहले बारिश के पानी के जाम में फंसा था, आज वहां के स्कूल बंद हैं। फरीदाबाद के भी स्कूल बंद हैं। सोचिए जरा इन बच्चों के बीच क्या बातें हो रही होंगी। मुझे नहीं पता कि वहां के लोग अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इन बातों का विरोध कर रहे हैं या नहीं, या गोदी मीडिया के एंकर की भाषा बोलने लग गए हैं। लेकिन इतना पता है कि इस राजनीति ने गुरुग्राम को जाम मुक्त शहर नहीं दिया, उल्टा नफरत से आसपास के कई लोगों का दिमाग जरूर जाम कर दिया है। नूह गुरुग्राम से सटा इलाका है। 4 लोगों की मौत हुई है, 3 सिपाही गंभीर हालत में हैं। शांति के लिए अपील ही कर सकता हूं, परंतु जो मणिपुर के लिए अपील नहीं कर सके वो गुरुग्राम के लिए क्या ही करेंगे। आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर में ही अपील कर लीजिए कि नफरत की बातें बंद होंगी।